नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के सभी अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी 1 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। हम सीबीटी 1 की बात करें तो यह केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका आपके मेरिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो पूरी तरह से सीबीटी 2 पे निर्भर होती है और यही चीज़ 2015 की वैकेंसी में भी थी और यही आपको 2019 की वैकेंसी में भी होगी। और मुझे लगता है ये बात आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, या यदि नहीं जानते तो ये पहली बात तो यह समझ लें कि सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर की है और इसका आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी सीबीटी 2 पर निर्भर करेगी। मगर बावजूद इसके कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, ये हमारे फाइनल सिलेक्शन को काफ़ी प्रभावित करने वाली है 2019 की वैकेंसी में। वो कौन से चेंजेज हैं इस बार की वैकेंसी में जिनके आधार पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इस बदलाव के क्या मायने हैं और ये किस हद तक हमारी फाइनल सिलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, चलिए विस्तार से हम इन बातों को उदाहरण सहित समझते हैं। दोस्तों, रेलवे जब भी कोई वैकेंसी नोटिफाई करती है तो उसमें कई प्रकार के पोस्ट होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। जितने भी पोस्ट हो उन सब की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एक ही हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पोस्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो तो किसी दूसरे पोस्ट के लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो। मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो यदि सारे पोस्ट के लिए एक ही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो तो वैसे केस में जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होता है उनकी बस सिंगल कट ऑफ होती है कम्युनिटी वाइज, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी एंड इस बार ईडब्ल्यूएस की। उस प्रकार से सभी कम्युनिटी की अलग अलग कट ऑफ दे दी जाती है और यदि आप उसमें क्वालिफाई हैं तो आप सीबीटी 2 में चले जाते हैं। उसके बाद सीबीटी 1 का रोल खत्म हो जाता है, जो कि 2015 की वैकेंसी में हुई थी। अब वहीं दूसरी कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट के लिए जब अलग अलग क्वालिफिकेशंस हो तो ऐसे केस में रेलवे के पास ये मजबूरी होती है कि हर पोस्ट के लिए वो सेपरेट कट ऑफ ही। तो इस बार की जो वैकेंसी 2019 की वैकेंसी में आपकी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट दो अलग अलग क्वालिफिकेशंस होने की वजह से आपकी जो कट ऑफ दी जाएगी वह हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट कट ऑफ होगी और कम्युनिटी वाइज तो होगी ही। इसका मतलब इस बार की जो रिजल्ट आएगी ओवरऑल कम्युनिटी वाइज ना हो करके आपको पोस्ट वाइज एज वेल एज कम्युनिटी वाइज ये एक सेपरेट कट ऑफ दी जाएगी। तो ये था वो बेसिक अंतर जो 2015 की वैकेंसी और 2019 की वैकेंसी में आपको सीबीटी 1 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात है कि ठीक है, पोस्ट वाइज अलग कट ऑफ दी जाएगी। हम किसी भी पोस्ट के कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम क्रॉस कर जाएंगे या सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीबीटी 1 का फिर तो कोई रोल है नहीं। फिर ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यदि आप अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ होगी तो ऑब्वियस है कि सारे पोस्ट की कट ऑफ एक तो नहीं होगी। किसी की कट ऑफ सपोज 80 जाती है, किसी की 72 होती है, किसी की 74 होती है, किसी की 65 होती है, किसी की 60 होती है, जो भी हो। अब आपके मार्क्स इसमें से सपोज कीजिए 70 मार्क्स आते हैं, उसके नीचे कुछ दो चार किस्म के पोस्ट हैं, दो चार पोस्ट हैं जो कि 70 से नीचे कट ऑफ जिसकी है और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनकी कट ऑफ 70 से ऊपर है। तो यदि आप सीबीटी 1 में जिस जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं आप सीबीटी 2 में केवल उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब हम सिंपल शब्दों में यह कहें, आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे आपकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी तो तय होगी ही, उसके साथ साथ सीबीटी 1 भी आपके पोस्ट की एलिजिबिलिटी तय करे कि आपने अप्लाई कितने सीट्स के लिए किए थे और सीबीटी 1 के बाद आप कितने सीट्स के लिए एलिजिबल रह गए हैं। क्योंकि जिनके कट ऑफ को आप क्रॉस नहीं करेंगे वो पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी, चाहे आप सीबीटी 2 में कितने भी मार्क्स ले आएँ। अब इस बात का हमारे फाइनल सिलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी गंभीरता को समझने के लिए हम आपको आरआरबी जेई का एक उदाहरण देते हैं। आरआरबी जेई की वैकेंसी में कई सारे आरआरबी में सीबीटी 1 का काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे स्कोर वाले बच्चे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए थे केवल सीबीटी 1 की वजह से। जैसे कि यदि हम आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ पे सीबीटी 1 में जो सबसे लो कट ऑफ गई थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले ग्रुप की, उसमें जेई टीआरएस की पोस्ट की कट ऑफ सबसे लो थी। तो वैसे कुछ बच्चे जो कि केवल जेई टीआरएस की कट ऑफ को क्रॉस कर पाए थे और बाकी सारे पोस्ट के एलिजिबल नहीं हो पाए थे, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सीबीटी 2 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखलाया और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ, काफ़ी हाई मेरिट इंडेक्स के साथ
सेलेक्ट हुए थे, उसमें से कुछ फाइनल सिलेक्शन ले पाए, लेकिन कुछ ऐसे केसेज भी हैं वहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। आंकड़ों के तौर पे देखें तो वहाँ पर जेई टीआरएस की सीबीटी 2 की कट ऑफ, फाइनल मेन लिस्ट कट ऑफ जिस पर फाइनल जॉब लगी थी सबों को, वो 660 है। कुछ बच्चे 653 655 लेकर के वहाँ पे वेटिंग में है, जबकि उसी आरआरबी में जेई ट्रैक मशीन की कट ऑफ 625 630 के रेंज में थी, या शायद उससे भी कम थी। तो 625-30 के ऊपर जितने भी बच्चे थे वहाँ पर मेन लिस्ट में फाइनली सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वहीं 655 ला करके भी कुछ बच्चे वेटिंग में रह गए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, उनका सीबीटी 1 में केवल एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई होना। तो आप देख सकते हैं कि केवल सीबीटी 1 की वजह से कई बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने सीबीटी 2 में, मतलब कि जिससे मेरिट बनती है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव है जो हमने देखा है, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से केवल यही आग्रह करूंगा कि आप सीबीटी 1 को केवल क्वालिफाई करने के बारे में ही ना सोचें, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की सोचें, ताकि आप सीबीटी 2 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकें और आपको ऐसी किसी स्थिति का सामना न करना पड़े। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों तक यही जानकारी पहुंचाना चाहता था। आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ओके, धन्यवाद।